गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धनिये की फसल। धनिये की फसल में कुछ बिंदु शेष रह गए थे, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बेटा, धनिये के बारे में आपने कल वाले वीडियो में देखा होगा कि इसका वानस्पतिक नाम कोरिएंड्रम सेटाइवम है। क्या नाम है? कोरिएंड्रम। देखना, कोरिएंड्रम एंड्रम सेटाइवम, यही था ना। लिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और ये भी कौन से कुल का है? एपीसी कुल का था, जिसको आप लोग अम्बेली फेरी के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा, इसके कुछ बिंदु शेष थे, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। देखिए यहाँ अगला पॉइंट है अपना सोविंग टाइम। इसकी बुआई कब की जाती है? इसकी बुआई कब की जाती है वो देखेंगे आप लोग, ठीक है। सोविंग टाइम देखिए, सोविंग टाइम ऑफ सोविंग कर लीजिए या सोविंग टाइम देख लीजिए। ये लीजिए आप लोग, टाइम ऑफ सोविंग कीजिए, टाइम ऑफ सोविंग, ठीक है ना। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आवाज को आप लोग अच्छी प्रकार से कैच कीजिए ताकि शब्द गलत नहीं होंगे। कभी कभार ये जो मात्राएं हैं वो आपको दिखती नहीं है और आप लोग गलत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना, कोरिएंड्रम सेटाइवम है ये। लिन नामक, लीन LINN, लिन कल बताया था मैंने आपको। यहाँ पर टाइम ऑफ सोविंग, इसको हिंदी में बुआई का समय कहते हैं। क्या कहते हैं? बुआई। आप लोग आ भी कर सकते हैं यहाँ, बुआई का समय, ठीक है बेटा, बुआई का समय। तो आप लोग देखिए, इसका उचित बुआई, इसकी बुआई का उपयुक्त समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर देवे, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। यदि किसान इससे आगे पीछे करता है तो धनिया का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो यहां पर देखिए आप लोग, ये बुआई का समय है। धनिया की बुआई का समय सबसे अच्छा समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। तो यहां पर देखना, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, 15 अक्टूबर टू से 15 नवंबर तक उपयुक्त समय रहता है, ठीक है बेटा। ये देखिए आप लोग। इसके बाद में अगला बिंदु है धनिये की बुआई की विधि। धनिया, ये देखिए, धनिये की बुआई की विधि या विधि देखिए आप लोग, यहां पर विधि लिखेंगे कि इसका क्या मेथड है, इसको किस प्रकार से सोविंग करते हैं। ये अपन लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्रॉप्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे को सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अन्यथा आपकी वो जो फसल बुआई करें, कोई भी फसल हो, ये धनिये की नहीं, अन्य फसलों में भी आप लोग इसकी बुआई में विधि में कमी कर दी तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, धनिये की बुआई, धनिये की बुआई की सबसे अच्छी विधि छिटकवा है, छिटकवा विधि, ठीक है, छिटकवा विधि है, ठीक है। ये देखिए छिटकवा, इसको क्या करते हैं कि हम अपन भूमि के अंदर इसको बिखेर देते हैं, उसके बाद में
हाथ के द्वारा हल्की मिट्टी से ढककर हल्की सिंचाई कर देते हैं। ये नहीं तेज बहाव के साथ में हम सिंचाई करते हैं, क्योंकि बीज हल्का होता है। जैसे जीरे में बताया था ना, हल्की सिंचाई कर देवे, उसी प्रकार से धनिया में कर देवे। अन्यथा वो बीज हल्का होता है, भूमि से निकलकर वो क्या करता है, पानी के साथ में बह जाता है और स्थान खाली रह जाता है। इसके बाद में यहाँ पर मैं स्टार का चिन्ह मार के बता रहा हूँ आपको। अच्छी उपज, ये देखना, अच्छी उपज, अच्छी उपज व, अच्छी उपज व, यहां ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छी उपज के लिए व नमी, सॉरी, व कम नमी, व कम नमी वाले स्थान पर बुआई कतारों में आप लोग यहां पर एल गुना एल भी कर सकते हैं। यहां पर कोष्ठक के अंदर देखना, एल गुना एल भी कर सकते हैं। तो कतारों में 30 सेंटीमीटर, कितना लेना है कतार से कतार की दूरी, 30 सेंटीमीटर। कितनी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेंगे आप लोग, 10 सेंटीमीटर। कितनी रख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर 30 गुना 10 रख सकते हैं। यहां पर देखना, मैं कोष्टक में यहां बता देता हूं आपको, एल गुना पी, तो यहां पर आप लोग कोष्टक में डाल दीजिए 30 गुना 10 श्याम, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, यहां पर हो गया 30, तो क्या हो गया लाइन, और पी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी बुआई कर दें, बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। ये उपज जो बीज है उस को लेने के लिए इस प्रकार से आप लोग कतारों में बुआई करते हैं। इसके बाद में देखना बेटा, यहां पर उर्वरक की मात्रा क्या है, उर्वरक की मात्रा, खाद एवं उर्वरक, ठीक है, खाद एवं उर्वरक। ये देखिए बेटा, खाद एवं उर्वरक, तो यहां पर 2 हैं, सिंचित क्षेत्र में, और दूसरा है असिंचित, यहां पर ये बिंदु है, सिंचित क्षेत्र में। तो यहां पर देखना, मैं आपको बता रहा हूं, ये नाइट्रोजन है और ये फास्फोरस है और ये पोटेशियम है, ठीक है ना। इसका प्रतीक आपके सामने मैंने बताया है, ठीक है ना। इसको एन को आप लोग अच्छी प्रकार से ले लीजिए, ये देख लीजिए आप, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहां पर सिंचित क्षेत्र में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, ये प्रति हेक्टर के हिसाब से लेना है आपको। ये देखिए प्रति हेक्टर, ये देखिए HAC हेक्टर, और 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर फास्फोरस लेना है, और 20 किलोग्राम क्या लेना है, पोटेशियम लेना है, ताकि उसको फुलाने का काम कर सके। पोटेशियम दाने को फुलाने का काम करता है, और फास्फोरस क्या करता है, चमक लाता है, दाने में चमक लाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये भारी स्रोतों से लाया जाता है और भूमि के अंदर दिया जाता है, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और अच्छा पैदावार देते हैं। ऐसी क्षेत्र में देखना, यहां पर 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर ये नाइट्रोजन, और 30 किलोग्राम ही क्या लेना है आपको, ये फास्फोरस, और इसके बाद में आप लोग ये जो पोटेशियम है वो आपको 20 किलोग्राम ही लेना है। 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको क्या लेना है, पोटेशियम लेना है।
तो देखिए बेटा, सिंचित ये तय है यहां पर, सिंचित क्षेत्र में नाइट्रोजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर और फास्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर और पोटेशियम 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से काम में लेवे। इसके बाद में देखना असिंचित क्षेत्र में, देखना बेटा असिंचित क्षेत्र में आपको 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर आपको नाइट्रोजन लेनी है और फास्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ये दोनों समान रखनी है और पोटेशियम क्या रखना है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से देना है, ताकि आपका फसल का पैदावार अच्छा हो सके। ठीक है ना। इसके बाद में अगला बिंदु है इरिगेशन। क्या है? इरिगेशन, जिसको आप सिंचाई कहते हैं। ठीक है। इरिगेशन देखिए कि इरिगेशन, ये देखिए बेटा इरिगेशन, 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 ये देख लीजिए सिंचाई, देखिए इरिगेशन। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इसकी सिंचाई, क्योंकि हर फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, क्रिटिकल पीरियड्स होता है, उसको आप लोग अच्छी प्रकार से याद करना है। जैसे भारी मिट्टी में, भारी मृदा में, भारी मृदा में 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता, सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखना हल्की मृदा में, हल्की मृदा, देखिए भारी मृदा में 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है और भारी मृदा के अंदर कितनी होती है 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। देखना हल्की मृदा में 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता, सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, होती है। देखना यहां ये देखो, फिर आप लोग मात्रा रह जाएगी, ये देखिए। ठीक है, आवश्यकता होती है। तो देखना भारी मृदाओं में 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जल को अच्छी प्रकार से लंबे समय तक बांध कर रखती हैं। और हल्की मृदा क्या होता है, इसके मिट्टी के कण क्या होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, जो वाष्प बनकर जल ऊपर निकल जाता है। इस मिट्टी में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि किसान इस प्रकार से सिंचाई कर देता है तो फसल का ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है ना बेटा। यदि वो समय रहते सिंचाई नहीं करता है तो उसका उत्पादन कम हो जाता है। इसके बाद में देखना अंतराकृषि, इंटरक्रॉपिंग, देखना अंतराकृषि। ठीक है बेटा, अंतराकृषि यहां पर लिख रहा हूं मैं, अंतराकृषि। देखिए अंतरा, जिसको इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, अंतराकृषि। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग। ये देखिए, तो यहां पर क्योंकि हर फसल में निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक होता है, हर फसल में निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक होता है बेटा। तो आप लोगों को पहली निराई गुड़ाई, क्या पहली कहने का मतलब बीज को बोने के बाद में निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो पहली निराई गुड़ाई, निराई और गुड़ाई मीन्स मृदा की परत तोड़ना। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 20 से 30 दिन बाद, 20 से 30 दिन बाद गुड़ाई, बुआई के 20 से 30 दिन बाद, आप लोग 25 से 30 दिन बाद भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर मैंने लंबा समय ले लिया, 20 से 30 कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुआई के 20 से 30 दिन बाद करें। ठीक है ना। ये देखिए आप लोग। इसके बाद में दूसरी निराई गुड़ाई का कार्य कब करना है बेटा,
20 से 25 दिन बाद में। किसके? पहले निराई गुड़ाई के बाद में, ठीक है ना। पहली निराई गुड़ाई कर दिया, उसके 20 से 25 दिन बाद में दूसरी निराई गुड़ाई कर देवे। तो यहां देखिए दूसरी निराई गुड़ाई, ठीक है ना। दूसरी निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, पहली निराई गुड़ाई कब करनी है? 20 से 30 दिन बाद में। उसके बाद में दूसरी निराई गुड़ाई करेंगे, वो इस निराई गुड़ाई के कितने दिन बाद में? 20 से 25 दिन बाद में। तो जो भी मृदा की जो कठोर परत हो जाती है वो भी टूट जाती है, और साथ के अंदर जो अवांछित पौधे उगाते हैं उनको भी निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए, देखना यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं, खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए। देखिए बेटा, यहां खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए क्योंकि बहुत सारी शाकनाशियां हैं, खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए फ्लूक्लोरोलीन, या आप लोग पेंडामेथालिन ले सकते हैं। फ्लूक्लोरोलीन, ये देखिए फ्लूक्लोरेलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई से पहले छिड़काव कर दें, ठीक है। या बीज अंकुरण होने से पहले छिड़काव कर दें। छिड़काव करें। ये लो बेटा, ये अंतराकृषि के अंतर्गत आ गया ये बिंदु, ठीक है ना। तो ये देखिए आप लोग अच्छी प्रकार से आप लोग इसको यहां पर अंतराकृषि कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। यहां पर इंटरक्रॉपिंग के अंदर बेटा आप लोग जैसे कभी कभार बीज जर्मिनेट नहीं करता है और वो स्थान खाली होता है, तो भी आप लोग बीज लगाकर उस स्थान को भर सकते हैं इस इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत, ठीक है ना। बीच बीच के अंदर अगर खाली स्थान रह जाता है उसको भर सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये कार्य किसमें किया जाता है? अंतराकृषि के अंतर किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहली निराई गुड़ाई है बुआई के 20 से 30 दिन बाद ही करते हैं, दूसरी उसकी 20 से 25 दिन बाद। और खरपतवारों को नष्ट करना है शाकनाशी के द्वारा, तो आप लोग फ्लूक्लोरोलीन लीजिए, 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लीजिए और उसको 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई से पहले या बीज अंकुरण से पहले छिड़काव कर दें। इससे क्या होता है? खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखेंगे आप पादप संरक्षण। क्या है? पादप संरक्षण। देखिए यहां पर अगला हेडिंग है पादप संरक्षण। तो इससे पहले आप लोग एक बिंदु और देख लीजिए, फसल को पाले से बचाओ। धनिया की फसल को पाले से बचाओ, है ना। फसल को पाले से बचाओ। तो धनिया की फसल को निम्नलिखित बचाव कर सकते हैं, आप बचा सकते हैं। धनिया की फसल को पाले से बचाने के निम्नलिखित उपाय हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं आप लोग। फसल को या धनिया को पाले से बचाव, ठीक है ना। या पाले से बचाव बताइए, तो आप लोग लिख सकते हैं। यहां पर मैं लिखकर बता रहा हूं, हल्की सिंचाई करें, रात्रि में हल्की सिंचाई कर दें, ये कर दें, ठीक है ना। क्योंकि पाला पड़ने की संभावना कैसे लगाएंगे आप लोग? क्योंकि दिन भर 9-10 बजे से हवा शुरू होती है और लगभग
4-5 बजे तक हवा चलती है और अचानक बंद हो जाती है, तो समझिए आप लोग कब, सर्दियों के अंदर 100% पाला गिरेगा। तो यहां पर आप लोग क्या कर दें, हल्की सिंचाई करें, सिंचाई करें या कर देवे। ये देखिए आप लोग। नंबर 2, खेत के चारों ओर धुआं कर देवे, खेत के चारों और धुआं कर देवें, इससे क्या होता है, वातावरण नम हो जाता है और पाला नहीं गिरता है, फसल और गिरता भी है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा देखना, H2SO फॉर शानदार सल्फ्यूरिक, H2SO फॉर का छिड़काव करें, का छिड़काव करें। ये देखिए बेटा यहां पर, ठीक है, शॉर्ट रूप में मैंने बता दी है आपको कि हल्की सिंचाई कर देवें और खेत के चारों ओर धुआं कर देवें। ये धुआं है, कहीं आप लोग पढ़ने में गलत कर लेवें, धुआं है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं धुआं करना, ठीक है। या आप लोग इसको बड़ा वो दे धनुष वाला लिखिए आप लोग, धुआं, ठीक है। ये देखिए धुआं कर देवें और H2SO का छिड़काव करें, ठीक है। ये आप लोग कार्य करके फसल को पाले से बचाया जा सकता है, ठीक है। यहां पर टॉपिक आ सकता है कि धनिये की फसल के बचाव, पाले के बचाव के उपाय लिखिए। तो आप लोग 3-4 आप लोगों को मैंने 11वीं में बता रखा है और अब 12वीं के अंदर बोर्ड सिलेबस में आ गया तो भी मैंने आपको बता दिया है। ये प्रश्न आपके 1 नंबर में उठकर आ सकता है, आप सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में देखना बेटा, यहां पर पादप संरक्षण में अपन लेते हैं क्या है, कीट। पहला क्या ले रहे हैं, कीट ले रहे हैं। देखिए आप लोग, कीट है, कीट, ये देखिए पहला कीट लेते हैं मोइला, जिसको आप लोग चेपा कहते हैं, मोइला, ठीक है, मोइला। इस कीट के बारे में सुनना, आप इसको चेपा कह सकते हैं और अपनी भाषा में अपन कह सकते हैं अड़, जिस किसान कह सकता है अल कह सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये कीट छोटा होता है और फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कैसे करता है, ये रस चूसता है, तो ये कीट फसल से रस चूसकर फसल को सुखा देता है या पौधे को सुखा देता है, ठीक है ना। ये कीट क्या करता है, फसल से रस चूसकर फसल को बेकार कर देता है। इसके लिए आप नियंत्रण क्या करेंगे बेटा, नियंत्रण देखिए, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नियंत्रण देखिए, नियंत्रण, ये देखिए नियंत्रण आप लोग एंडोसल्फान भी कर सकते हैं और आप लोग देखिए यहां पर मेटासिस्टॉक्स या डाइमिथोएट, मेटासिस्टॉक्स, यहां पर मेटासिस्टॉक्स, ठीक है, मेटासिस्टॉक्स या डाइमिथोएट 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। या तो मेटासिस्टॉक लीजिए या डाइमिथोएट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1 ml दवा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं आप लोग। जैसे 15 लीटर ले रहे हैं तो 15 ml आप लोग मेटासिस्टॉक ले लीजिए या डाइमिथोएट ले लीजिए और उसके बाद में स्प्रे कर दीजिए। ये कीट क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। या फिर आप लोग एंडोसल्फान ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखना बेटा, यहां पर दूसरा कीट है, क्या है, बरूथी। क्या है, बरूथी, देखना बरूथी, बरूथी देखिए, बरूथी। ये कीट क्या करता है, ये कीट भी कोमल भागों को खाता है और पत्तियों में छिद्र बना देता है, ठीक है ना, जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं और पौधा सूख जाता है। इसके लिए भी आप लोग ये दवा काम में ले सकते हैं। डाइमिथोएट नामक जो दवा है वो आप लोग 1 ml लेकर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इससे किसान को आशाचित लाभ प्राप्त होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना रोग देखिए, क्योंकि रोग देखेंगे, कीट देख लिया आपने, रोग देखेंगे, देखना लिखो आप लोग, देखिए रोग देखिए,
ठीक है बेटा, डिजीज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोग कीट देखा है, क्योंकि दोनों साथ चलते हैं, कीट लग रहा है तो रोग भी लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए उकटा रोग, ये देखिए उकटा, उकटा जिसको विल्ट डिजीज के नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, मलानी बिंदु रोग भी कह सकते हैं। इससे क्या होता है, पौधा अचानक सूख जाता है, ये रोग कवक के द्वारा होता है और ये जड़ों को सुखा देती है और जिससे पौधा सूख जाता है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें 2-4 बात बतानी है आपको कि फसल चक्र अपनाएं, रोग रोधी किस्मों की बुआई करें और बीज को बोने से पहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। अरे ये बात सुनिए कि ये रोग कवक के द्वारा फैलता है, इस रोग का प्रकोप होने पर पौधा सूख जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में इसका रोकथाम क्या लिखेंगे आप लोग, फसल चक्र अपनाएं, ठीक है ना। बीज को बोने से पहले 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, कोई भी फंगीसाइड्स दवा ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम का ही कोई जरूरी नहीं है कि यही ले रहे हैं, आप लोग थायरम ले सकते हैं, बाउस्ट्रिन भी ले सकते हैं, केप्टान भी ले सकते हैं, ठीक है, स्टेप्टोसाइक्लिन भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना, ये जो उकटा रोग है इसके लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करें, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखेंगे आप लोग, अगला रोग है छाछिया रोग। कौन सा है, छाछिया रोग है। दूसरा देखना छाछिया रोग, छाछिया जिसको चूर्ण फफूंदी रोग के नाम से जानते हैं। यह रोग भी फफूंद के द्वारा होता है। इस रोग का आक्रमण होने पर पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसे चूर्ण जम जाता है, जिससे पत्तियां पीली होकर पौधा सूख जाता है या पौधा वृद्धि करना रोक देता है। तो देखिए बेटा, इसके लिए आप लोग केराथिन LC नामक जो मार्केट में दवा मिलती है उसका स्प्रे कर देवे या 20 से 25 किलोग्राम गंधक चूर्ण का बुरकाव कर दे। कितना, 20 से 25, ये देखिए 20 से 25 केजी गंधक चूर्ण, गंधक चूर्ण का बुरकाव करें, ठीक है। ये गंधक है, ये देखिए आप लोग अच्छी प्रकार से देख लेना, आप लोग गंधक चूर्ण का इस छिड़काव करें, तो बुरकाव करें, ठीक है। छिड़काव नहीं, क्योंकि ये तो डस्ट आएगा, पाउडर आएगा, इसलिए आप लोग बुरकाव करेंगे, क्योंकि लिक्विड आएगा तो आप स्प्रे करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी दवा होती है, जैसे पाउडर होता है उसको भी अपन घोल कर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, बहुत सारी दवाई ऐसी होती है। और यहाँ पर जैसे ज़्यादा लिक्विड आती है तो उसका तो स्प्रे करना ही करना है बेटा, ठीक है। जैसे मैंने आपको जैसे डाइथेनियम 45 से इसको आप लोग पानी में घोल कर भी स्प्रे कर सकते हैं और आप लोग डस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे कभी कभार जैसे इसमें ऐसे इंसेक्ट लग जाते हैं तो अपना हल्की मात्रा में डस्टिंग कर देते हैं तो आसानी लाभ प्राप्त हो जाता है, या अन्यथा फिर हम पानी में घोलकर तो करते ही हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखना, यहाँ पर ये रोग रोधी किस्मों की बुआई करें और उचित फसल चक्र अपनाएं, इसके अंदर ये नियंत्रण है। इसके बाद में अगला रोग है जुलसा। क्या है, जुलसा या जुलसा में क्या होता है, ब्लास्ट, जिसको क्या कहते हैं, ब्लास्ट। इस रोग में यहां पर देखना जुलसा, इस रोग में पौधा झुलस कर नष्ट हो जाता है, ठीक है। इस रोग में क्या होता है, पौधा मुरझाकर सूख जाता है या नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, जिसको आप लोग ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, भूमि के अंदर उचित नमी बनाकर रखेंगे, फसल चक्र अपनाएंगे। दूसरा आप लोग क्या करेंगे, रोग को, अगर जो रोग ग्रसित पौधा होता है उसको उखाड़ कर जला देंगे, ठीक है। ये आप लोग 3-4 कार्य कर लेंगे तो पौधा आपको बच जाएगा। इसके बाद में स्टेम गॉल। क्या है, स्टेम गॉल। देखिए तीसरा रोग यहां पर मैं बता रहा हूं, चौथा रोग बता रहा हूं, स्टेम गॉल। देखिए क्या है, स्टेम गॉल, स्टेम गॉल। ये देखिए बेटा, स्टेम गॉल में क्या है, स्टेम गोल क्या होता है, ये इस रोग का आक्रमण होने पर पत्तियों पर स्पॉट बन जाते हैं, व्हाइट रंग के पत्तियां व्हाइट बन जाती हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिए बेटा, इस रोग को आप लोग रोकथाम करना है तो अपन क्या करना है कि आप उचित फसल चक्र अपनाएं, साथ के अंदर रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ कर जला देवे और बीज को बोने से पहले उपचारित करें। कोई भी फंगीसाइड दवा है
जैसे आप लोगों को मैंने बहुत सारी फंगिसाइड दवा बता रखी है, उसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, उपचारित कर सकेंगे। और उपचारित करने के बाद में आप क्या करेंगे, बुआई करेंगे। इसके बाद में देखेंगे बेटा, इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है कटाई। क्या है, हार्वेस्टिंग। क्या है, कटाई है। देखिए कटाई क्या है, कटाई है, कटाई। ये देखिए आप लोग, कटाई। ठीक है, यहां पर अगला पॉइंट है कटाई। धनिये की फसल देखना, मैं यहां लिख रहा हूं धनिये की फसल। वैसे सुनना आप लोग, धनिये की फसल 90 से 140 दिन। कितना, धनिये की फसल 90 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। ये देखिए, तैयार हो जाती है। ये लो साहब, देखिए बेटा, यहां पर मैंने एक शॉर्ट रूप में आपको बताया है कि धनिया की, ये आप लोग सुन रहे हैं तो लिख भी सकते हैं बेटा। जो स्टूडेंट सुन रहा है वो अच्छी प्रकार से लिख सकता है कि यह फसल 90 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। इसका बीज बनकर तैयार हो जाता है, तो इसकी फिर उसके बाद में क्या करेंगे, मंडाई। छोटी छोटी बंडल बना लेते हैं, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं। 5-7 दिन के अंदर ये सूखने पर क्या करते हैं, डंडा लेते हैं और डंडे से धीरे धीरे पीटते हैं। वो पीटने के बाद में अपन दाने को अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी मंडाई करते हैं या गहाई करते हैं। मंडाई कह दो या गहाई कह दो, क्योंकि पहले अपन जो पुराने किसान हैं, जो बुढ़े किसान हैं, आज भी जो बुढ़े हो चुके हैं, उनसे आप पूछेंगे कि गहाई क्या है, तो पहले उसको क्या करते थे, अनाज को एकत्रित कर लेते थे, उसके बाद में डंडों से या जानवरों से उसकी गहाई कराकर दाने को अलग किया जाता था। इस प्रकार से ये कार्य करते थे। इसको कहते हैं अपन, आज अपन को क्या कह रहे हैं, मंडाई कहते हैं, और आज हम इसको क्या करते हैं, थ्रेसिंग के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखना, उपज देखना आप लोग, यील्ड। उपज बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, उपज देखना आप लोग। ये देखिए बेटा, उपज देखिए, उपज, ये हम फसल का ये बिंदु है, उपज देखना आप। सिंचित क्षेत्र में, यहां पर मैं लिख रहा हूं, पहला डालकर लिख रहा हूं, सिंचित क्षेत्र है। सिंचित क्षेत्र में यहां पर तीर का निशान लगा रहा हूं, और ये देखना दूसरा है असिंचित, असिंचित क्षेत्र में, असिंचित क्षेत्र में। ठीक है, यहां पर देखिए बेटा, दोनों की प्रोडक्शन आपको अलग अलग बताएंगे। यहां पर या सिंचित क्षेत्र में 15 से 20 क्विंटल, कितना है, 15 से 20 क्विंटल, या आप लोग यहां पर डेज का चिन्ह लगाकर भी दर्शा सकते हैं, 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। और यहां पर ऐसे क्षेत्र में क्या कर सकते हैं आप लोग, देखा होगा यहां पर ऐसे क्षेत्र में, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो यहां पर उत्पादन कम प्राप्त होगा। तो ये उत्पादन होता है 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर। ये देखिए बेटा, यहां पर आप लोगों को मैंने फैक्ट बताया है कि सिंचित क्षेत्र में उत्पादन 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। यहां पर HACTR आता है, जिसको कहते हैं हेक्टर। और एससीसी क्षेत्र में 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। तो ये देखिए बेटा, ये आपकी फसल यहाँ कंप्लीट होती है। आगे अपनी जो मसालों वाली फसल है उसका नाम है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक का मतलब होता है मेथी, जिसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो देखना बेटा, जो इस फसल के कुछ बिंदु शेष रह गए थे। जो हमारी फसल कौन सी थी, कोरिएंड्रम सेटाइवम था। क्या था, कोरिएंड्रम सेटाइवम। इसको अच्छी प्रकार देख लेना, कोई बिंदु वगैरह रह जाते हैं तो मैं बोल रहा हूं, कम से कम उसको सुनिए आप लोग। कोरिएंड्रम सेटाइवम था, जिसको अपन धनिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरिएंडर। क्या कहते हैं, कोरिएंडर। आप लोगों ने ये अलग अलग इस फसल के बिंदु देखे हैं, इसको अच्छी प्रकार से आप लोग तैयार करना, ताकि आप लोग अच्छे नंबर ला सकें। कम से कम इसकी किस्में आपको याद आज से चालू कर दो आप लोग कि किस प्रकार से किस्मों को तैयार करना है, क्योंकि किस्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी कंपटीशनों में आती हैं। बीज की मात्रा है, ये कुछ 2-4 ऐसे बिंदु हैं
जो आपको याद होना ही है बेटा। यदि आप लोग नहीं याद करते हैं तो आप लोग कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखना बेटा, ये जो भी मैं फसल के बिंदु बताया जा रहा है आपको यहाँ, इसको अच्छी प्रकार से देखना। तो बेटा ये फसल तो धनिया की फसल है, ये पूरी होती है। तो मैं आशा करता हूँ ये आज का वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। धन्यवाद।